पहले चरण के मतदान के बाद सूबे की सियासत लगातार बदलती नजर आ रही है, जहां एक तरफ पक्ष वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने बयानों से लगातार एक दूसरे को डोमिनेट करता नजर आ रहा है। हालिया बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को शहजादे तक कहा। अब देखने की बात यह है कि आखिर इन बयानों का जनता पर कितना असर होगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन को आखिर समाजवादी कैसे देखते हैं? हमारे साथ यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके क्या विचार। अगर मैं बात करूं तो 80 लोकसभा है उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि इस 80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस और सपा कहां तक सफल है? देखिए, गिनती गिनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम लोग कोई ज्योतिषी नहीं है। हम लोग जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं और जनता की आवाज को उठा करके जनता के बीच हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। और जिस तरीके से प्रथम चरण के चुनाव के मतदान का रुझान सामने आया है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के विभिन्न कोनों में जहां जहां प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, वहां 50% से ऊपर की सीटें इंडिया गठबंधन हमारा जीत रहा है। और रही बात उत्तर प्रदेश के पैमाने पर, तो प्रथम चरण की लगभग 8 सीटें जो हैं वहां इंडिया गठबंधन का जो चुनाव हुआ है, उस पर लगभग 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ऐसे रुझान और ऐसे सर्वे हम लोगों को देखने को मिले और ऐसा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लगभग 60 सीटें जीतने जा रहा है और देश के पैमाने पर 2/3 बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से उसके नेता हताश और निराश है। बौखलाहट में कोई 400 कहता है तो कोई इंडिया गठबंधन का एनडीए गठबंधन का नेता 4000 तक कहता है। इससे यह बात साबित हो रही है कि इनके नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इनकी भाषा बिगड़ गई है, इनका दिमाग का संतुलन काम नहीं कर रहा है। चूंकि सत्ता की लोलुपता इतनी अधिक है और सत्ता के में मदान होकर इन लोगों ने इतने अनैतिक कार्य किए हैं कि इनको सत्ता जाने का भय सता रहा है। सत्ता जाएगी तो आखिर हम लोगों का क्या हासिल होगा? यही कारण है कि एन केन प्रकारेण चाहे विपक्ष के नेताओं को उत्पीड़न करके, उनके नेताओं को जेल भेज करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, यहाँ तक कि चुनाव आयोग जैसे पवित्र संस्था का भी दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का कलुषित प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी ये चाल कामयाब नहीं हो रही है। जनता लगातार, नौजवान लगातार इनके खिलाफ आप सड़कों में है। हमने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा कि वहां जो एक समाज जो भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत वोटर कहा जाता था, उसने तक पंचायतें करके भारतीय जनता पार्टी का समूल बहिष्कार करने का काम किया है। और बहुत सारे ऐसे प्रयास चल रहे हैं जो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में जो अंदर खाने कहीं ना कहीं एक विवाद है, वो भी दिखाई पड़ने का काम अब सामान्य रूप से चल रहा है। उनके समर्थक भी खुलेआम जनता में कहने लगे हैं कि कुछ बातें हैं जो मैं पब्लिकली इस चैनल से नहीं कह सकता हूं, लेकिन आम जनता में वो चर्चा का विषय है। मोदी जी की अब खैर नहीं है, मोदी जी तुमको जाना होगा, ये इस प्रदेश के और देश के लोगों ने ठान लिया है। क्योंकि अब झूठ नहीं चलेगी। आज कोई भी व्यक्ति, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी प्रवक्ता से सवाल कर रहा हूं, देश के नौजवानों की ओर से सवाल कर रहा हूं कि 2014 में जब आप आए थे तो आपने बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई थी और आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की, ऐसे बहुत सारे नारे जो लगाए थे। क्या उनमें से कोई भी नारा भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति दोहराने को तैयार है? जब आप अपने नारे भूल गए, जिन वादों के साथ आप सत्ता में आए थे 5 वर्ष, आप वो उनको भूल गए, दूसरे चुनाव फिर आप आए तो आपने देश के शहीदों के नाम से वोट मांगा। इस देश की भोली भाली मासूम जनता ने देश के शहीदों के नाम से आपको दोबारा इस देश में आने का मौका दिया, लेकिन आज 10 वर्षों में देश को लगातार नीचे धकेलने का काम किया है। नौजवानों से जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था वो तो पूरा हुआ नहीं, बल्कि कोरोना के बाद से लगातार बेरोजगारी और बढ़ी है, लोगों के जॉब गए हैं। किसानों को
उनकी आय दोगुनी करने की बात कही थी। किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, बल्कि उनके लागत महंगी करने का काम किया है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी और देश की सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है पूरी तरीके से। किसी भी हालत में इस देश के लोग अब नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन की सरकार को देखना नहीं चाहते। हर कीमत पे नौजवानों ने ठाना है कि नरेंद्र मोदी को भगाना है। अगर मैं बात करूं तो दो सांसद प्रत्याशियों द्वारा ये कहा जाना कि बहुमत में आते ही संविधान बदला जाएगा, इस पे आपके क्या विचार? निश्चित रूप से मैंने फिर कहा कि ये इनके मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। जबकि हमारे देश में बहुत सारे संविधान में परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को कभी नहीं बदला जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी और हमारे संविधान का ये नियम है। और संविधान के मूलभूत ढांचे को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन चूंकि ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी संविधान को माना ही नहीं, देश की आजादी के बाद से लगातार इन लोगों ने कभी तिरंगे को नहीं सम्मान दिया, कभी इन्होंने संविधान को संविधान सम्मान नहीं दिया। और ये लगातार तो इनका ये प्रयास है कि अगर ये सब तभी ये 400 की बात कर रहे हैं कि अगर ये 2/3 बहुमत से ज्यादा जब होगा तभी संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए इनकी ये प्रचार ऐसा कर रहे हैं कि ये हम ज्यादा बहुमत से आ जाएंगे 2/3 में तो संविधान में परिवर्तन करेंगे, जो इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, इतना दुनिया का सबसे बलशाली संविधान है। और इसी की ताकत है कि हम जनता के बीच, जनता को एक ताकत दी गई है कि जनता जब चाहे सरकार को बदल, जनता की सरकार जनता के लिए होती है। लेकिन इन लोगों ने सामंती और पूंजीपतियों की सोच वाली सरकार बनाई है, निश्चित रूप से जनता इसको बर्दाश्त नहीं। जातिगत जनगणना के बारे में आपका क्या विचार है कि ये सही है या देखिए, जनगणना सदैव से होनी चाहिए। जनगणना इसलिए होती है कि हमें ये पता चले कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो जितनी भागीदारी होगी उसी हिसाब से योजनाएं बनती है, उसी हिसाब से विकास के कार्यक्रम बनते हैं। समाज में बहुत सारे तबके ऐसे हैं जिनको अभी तक उनके मूल अधिकार नहीं मिले हैं, अभी भी वो शोषित, पीड़ित, वंचित है। इसीलिए तो समाज संविधान में अधिकार दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो वंचित है उनको सामाजिक न्याय देने के लिए ही तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है। सामाजिक न्याय का प्रावधान संविधान में है। तो इसलिए जाति जनगणना जरूरी है, उससे कम से कम लोगों के हक और अधिकार मिल सकते हैं, उनको उनकी भागीदारी दिलाई जा सकती है। इसलिए जाति जनगणना बहुत। आप बात कर रहे हैं आर्टिकल 340 की, जो मंडल कमीशन के आयोग की बात करें, लेकिन वहीं पर 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये लिखा जाता है सभी सीएम को पत्र कि जाति और धर्म के आधार पर गणना करना असंवैधानिक है। वहीं 2011 में भी जो जनगणना की जाती है जाति के आधार पर, उसके आंकड़े नहीं प्रस्तुत हुए। तो विपक्षियों का यह आरोप है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप सरकार में आते हैं तब इसके खिलाफ हो जाते हैं और जैसे विपक्ष में आते हैं तब आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। उस समय देश का डेवलपमेंट बहुत जरूरी था और लगातार तब की सरकारों ने, तब से लेकर आज तक देश का बहुत बड़ा विकास हुआ है। उस समय आज जितनी नवरत्न कंपनियां जिनका आपने नाम लिया और रेल, गेल, भेल जिनका भी आप नाम ले सकते हो, तमाम सारे बांध बनाए गए, तमाम सारे कंपनियां बनाई गई, बहुत सारे डैम बनाए गए, जिससे कि देश का विकास जरूरी था, सड़कों का जाल बिछाया गया। और इसके बाद समय आया कि आगे का डेवलपमेंट हो। पिछली सरकार ने, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार ने, जनगणना एक दिन का काम नहीं है। देखिए, जनगणना और सर्वे में अंतर है। जैसे बिहार की सरकार ने कराया, वो जनगणना नहीं थी, वो सर्वे है कि राज्य के अधिकारों को जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है। जनगणना हमेशा केंद्र की सरकार कराती है। तो राज्य की सरकारों ने जो कराया वो एक सर्वे है। जब भी जनगणना होगी वो देश की सरकार कराएगी। पिछली सरकार ने कुछ कराए, 3-4 वर्षों बाद जब उनके आंकड़े सार्वजनिक होने का समय आया था तब से ये सरकार चली गई थी। नई सरकार जो आई उसने इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और आज की कांग्रेस उस समय की कांग्रेस से बहुत फर्क है। उस समय की कांग्रेस जिससे निकलकर समाजवादियों ने मोर्चा खोला था, आज राहुल गांधी के नेतृत्व की जो कांग्रेस है वो समाजवादी विचारधारा की कांग्रेस हो गई है। वो आज सड़कों में दिखाई पड़ रहे हैं, आम गरीब युवा नौजवानों की बात कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव के सबकी विचारधारा के साथ खड़े हुए। ये समाजवादियों की जो विचारधारा ये पहले भी थी, डॉक्टर लोहिया के समय से नारा होता था समाजवादियों का कि संसोपा ने बांधी गाड़, 100 में पिछड़े पावे 60। तो ऐसे रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। आज भी समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी तो हमने रोटी कपड़ा सस्ता करने का काम किया, दवा पढ़ाई मुफ्त करने का काम किया। अस्पतालों का पर्चा 1 रुपए बनता था समाजवादियों की सरकार में। अभी भी हमारे घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि
केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करने का काम समाजवादी करेंगे। समाजवादी कहते हैं लैपटॉप देंगे तो देते हैं, हम कहते हैं कन्या विद्या धन देंगे तो देते हैं, हम कहते हैं समाजवादी पेंशन देंगे तो देते हैं, हम कहते हैं बिजली का बिल हाफ करेंगे तो करते हैं, हम कहते हैं किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो करते हैं। समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं, समाजवादी वो विचारधारा जिसकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। हम मोदी जी की तरीके नहीं कहते कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आएंगे तो भूल जाएंगे। हम नहीं कहते कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे और जब आएंगे तो भूल जाएंगे। हम नहीं कहते 15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे, जब आएंगे तो कहेंगे जुमला है। तो मोदी जी का जो बात होती है वो जुमला होती है और समाजवादियों की बात जो होती है वो पत्थर की लकीर होती है। यही अंतर समाजवादी और भाजपा में। अगर मैं बात करूं तो हाल के ही मैनिफेस्टो में बताया गया कि किसान आयोग का भी गठन करेंगे, तो एमएसपी को लेकर सपा कितनी चिंतित है और किन मुद्दों पे वो चाहती है कि वो अधिनियम 2020 के तहत समर्थन? देखिए, निश्चित रूप से आपने अभी तक देखा होगा समाजवादियों ने हमेशा किसानों को पहली प्राथमिकता देने का काम किया है। और इसको आप याद होगा जब समाजवादी सरकार थी, जैसे ही ओलावृष्टि हुई थी तो 1 सप्ताह के अंदर उनके नुकसान की भरपाई करने का काम समाजवादी सरकार ने किया था। जब हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाया तो एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करके हम लोगों ने मंडियों का प्रावधान किया और समाजवादी सरकार में मंडियों का विकास हुआ। मंडी परिषद से ज्यादातर गांवों की सड़कों का विकास हुआ। तो हमेशा हम लोगों ने चाहा है कि किसानों का विकास होगा तभी सही मायने में इस देश का विकास होगा, किसान का बच्चा शिक्षित होगा। इसीलिए किसान के बच्चे की पढ़ाई की बात करते हैं। किसान का बेटा ही फौज में भर्ती होता है तो वो 400 वर्ष में जब बाहर आ जाएगा तो क्या हालत होगी इस देश की। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान के लड़के की जो फौज में भर्ती होती है, सबकी भर्ती जो अधिकतर किसान के गरीबों के बच्चे होते हैं फौज में, तो इनकी स्थायी नौकरी हो। तो इसलिए हम लोग अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं कि कोई अग्निवीर जैसी योजना कोई देश के लिए और इस सेना को मजबूत करने वाली हो सकती है क्या? देश में 2 विधान हो सकते हैं, एक सिपाही उसी काम में युद्ध में जाएगा तो उसकी वेतन अलग होगा, दूसरे का वेतन अलग होगा। एक शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरों को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 2 व्यक्ति शहीद होते हैं तो एक की लावारिस के तरीके लाश जला दी जाएगी, एक को सम्मान। तो ये कैसा दोहरा मापदंड? तो समाजवादियों ने हमेशा दोहरे मापदंड के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी है। तो हम लोग किसी भी तरीके, क्या सामाजिक गैर बराबरी की बात हो या किसी प्रशासनिक व्यवस्था में गैर बराबरी की बात हो, इसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी हमेशा गैर बराबरी के खिलाफ ही संघर्ष करते रहे और लगातार करते रहेंगे। किसानों के अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अंतिम प्रश्न पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि जो राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा है वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ बची रहेगी या कहीं ना कहीं विलय होगी? निश्चित रूप से डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, और डॉक्टर लोहिया ने कांग्रेस को उस समय छोड़ा ही अपनी विचारधारा की वजह से था। और आज मैंने अभी कहा कि आज वापस वो कांग्रेस सोशलिस्ट कांग्रेस की तरफ लौट रही। कांग्रेस में भी दो दौर में थे, कांग्रेस तो सोशलिस्ट कांग्रेस बनी थी और बाद में जो समाजवादी पार्टी और सोशलिस्ट पार्टियां बनी, आज जो कांग्रेस है, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पूर्ण रूप से समाजवादी विचारधारा पर काम कर रही है और उसी की तरफ वापस लौट रही है। और आपको पता होगा कि संविधान का जो एक संशोधन है जिसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, वो भी उसी विचारधारा के तहत जोड़ा गया था। तो आज कांग्रेस डॉक्टर लोहिया की विचारधारा पर चल रही है, चरण सिंह की विचारधारा पर चल रही, बाबा अंबेडकर की विचारधारा पर चल रही, गांधी की विचारधारा पर चल रही। इसलिए उनका स्वागत है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीआई वर्सेस सीबीआई आई है, आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट आई है, कई गवर्नमेंटल एजेंसियां आपस में एक दूसरे से लड़ती दिखाई दी। लेकिन जैसा कि भी हालिया बयान के अनुसार कहा जा रहा है कि हम सत्तात्मक लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहे बल्कि लोकतंत्र की एक नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर जनता इन मुद्दों पर कैसे सरकार को जिताएगी या विपक्ष की तरफ अपना रुख साधा करेगी। कैमरा पर्सन अक्षय सिंह के साथ मैं आदित्य